अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने चैप्टर 5 कंटिन्यू करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करने की फुल ट्राई करेंगे। सो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 5 है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ भी वॉच कर सके। सो एनीवे जी, स्टार्ट लेते हैं। मलेशिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। हमने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की बात की है। अब हम देखते हैं कि मलेशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम का क्या रोल है। तो डेफिनेटली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट किया गया है सऊदीया के अंदर, मलेशिया के अंदर, दोनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और मलेशिया के अंदर अगर बात किया जाए तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो है वो 1963 में स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट जो इस्लामिक बैंक था मलेशिया का वो 1983 में इस्टेब्लिश हुआ। In 1993, commercial banks, merchant banks, and the finance companies were allowed to offer Islamic banking product services under the Islamic banking schemes, ठीक है। कि 1993 के अंदर फिर गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से प्रॉपर एक स्कीम के थ्रू मतलब कंपनीज को अलाउ किया गया, बैंक्स को अलाउ किया गया। द इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड based in Malaysia is an international standard setting body which aims to promoting the international Islamic financial industry through the issuance of prudential standard and guideline keeping in view the best international practices and Sharia compliance। कि बेसिकली इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड एक ऐसा मतलब इदारा है या इंस्टीट्यूशन है मलेशिया के अंदर जिसकी बेस मतलब बनी है। और इसमें बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की, ठीक है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। और इन सिंपल वर्ड के शरीयत की जो भी प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मीन्स आपने किस तरह रन करना है वो सारी सिस्टम बताया गया। उसके अलावा ये पैराग्राफ में कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। वही बातें मतलब पहले वाली रिपीट हुई हैं, इसको जस्ट आपने एक दफ़ा रीड करना है और अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है इसकी। जस्ट यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया का बैंक उन्होंने बता दिया है कि अल राजी बैंक। ऊपर हमने मलेशिया का बैंक पढ़ा है, अब ये सऊदीया का एक बैंक है इस्लामिक बैंकिंग पे जो मतलब मोस्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बैंक्स नेम आपने याद रखने हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि मलेशिया का जो CIMB बैंकिंग है इस्लामिक बैंक है, ठीक है, वो फर्स्ट पे है। इस तरह सऊदीया का जोन है वो अल राजी बैंक जोन है वो सेकंड पे है। उसके बाद सप्लीमेंट्री नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ये भी जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं वो जस्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ओके जी, इसमें जस्ट उन्होंने सिंपल ये बताया कि टू रिकॉन्साइल द कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ लिक्विडिटी प्रॉफिट इन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ठीक है। ये दो मतलब मेजर प्रॉब्लम होते हैं, एक लिक्विडिटी वाला और दूसरा प्रॉफिट वाला। तो इसकी दो वेज या दो अकाउंट उन्होंने बता दिए हैं। पहले में वो कहते हैं कि जो ओनर है बैंक का वो बेसिकली 5% जो उसके एसिड हैं उससे ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। इन अदर वर्ड्स 95% ऑफ बैंक एसिड हैव बीन बॉट विद अदर पीपल मनी, ठीक है। कि बैंक क्या करता है 95% जो मतलब बैंक एसिड हैं वो दूसरे लोगों की मनी से बॉट करता है। सो वी कैन से द बैंक लैंड अदर पीपल मनी, ठीक है। तो लोगों के पास जाहिर बात है जो डिपॉजिट उनके पास होता है वो जब बैंक के अंदर वो डिपॉजिट सबमिट करवाते हैं बैंक अपने पास कुछ रेशो रख लेते हैं और बाकी लैंड कर देते हैं। Secondly, contrary to the situation prevailing in other businesses, most of the liabilities of a bank are payable on demand. For example, on any business day, any number of depositors may walk in and withdraw all their money. Thus, depositors may and sometimes do ask for their money back at any time, putting the bank in real trouble. जाहिर बात है अगर कोई एक पर्सन मतलब बैंक में डिपॉजिट जमा करवाता है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, अचानक से अगर वो जाता है बैंक को कहता है कि मुझे मेरी जो भी अमाउंट मैंने सबमिट करवाई है वो वापस की जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे बैंक को ट्रबल फेस करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है। बैंक लिक्विडिटी मींस दैट इट हैज़ इनफ कैश टू ऑनर द चेक एंड ऑल रिक्वेस्ट ऑफ विड्रॉ ऑफ इट्स कस्टमर। द गोल्स ऑफ मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड अर्निंग प्रॉफिट कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, ठीक है। तो तभी तो वो बैंक क्या करता है कि बेसिकली एक लिमिटेशन लगा देता है, ठीक है, कि आप इतने टाइम के बाद ही ये अमाउंट ले सकते हैं। A bank can be perfectly liquid if it held all the assets in cash, but then it would earn no profit। कि बैंक अगर क्या करता है जो भी उसके पास अमाउंट आती है अगर वो कैश की सूरत में अपने पास ही रखता है तो जाहिर बात है बैंक को उस पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इफ़ द बैंक मेक एक्सेसिव लोन्स टू इंक्रीज प्रॉफिट दे इंक्रीज द चांस ऑफ बैंक्रप्सी। कि बेसिकली अगर बैंक क्या करता है जो भी अमाउंट डिपॉजिट उसके मतलब बैंक के पास होती है, ठीक है, उनको आगे फिर दूसरे बैंक्स के अंदर दे देता है, ठीक है। वो जो एक सेटअप हम पढ़ते आए हैं स्टार्ट से, ठीक है, तो उससे फिर बैंक अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, फिर बैंक करप्ट नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज़ तो मतलब अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक करप्ट हो जाएगा। ओके जी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ATM एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि ई बैंकिंग क्या होता है, ATM क्या होता है, उसके अलावा क्रेडिट मनी क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट्स किस तरह होती हैं। तो इसको जस्ट आपने रीड करना है, अगर कोई इशू आता है तो फिर इसको हम देख लेंगे।
उसके बाद हमारे पास है ब्रांचलेस बैंकिंग। ठीक है, ब्रांचलेस बैंकिंग क्या होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, इसको देखते हैं। ब्रांचलेस बैंकिंग इज़ डूइंग वंडर इन डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। शानदार हो गया। ओके जी, ब्रांचलेस बैंकिंग इन सिंपल वर्ड के जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मींस के जो भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ मींस एक डेवलपिंग आ गए ना जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और एक लेस डेवलप होते हैं मींस डेवलपिंग से थोड़ा अपग्रेड होता है उनका, सही है। तो वहाँ पर ज़्यादातर ब्रांचलेस बैंकिंग होती है। अंडर द सिस्टम द नेटवर्क एजेंट मोस्टली ऑपरेटिंग इन रिटेल मार्केट्स द मोबाइल फोन्स टू पे यूटिलिटी बिल्स ट्रांसफर मनी फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर ज़ाहिर बात है कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट्स नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा मतलब बैंक जो है वहाँ पर लोग कम काम कर रहे होते हैं, किसी रिटेल स्टोर पे कर रहे होंगे, किसी शॉप पे बैठ के कर रहे होंगे। अब डेफिनेटली अगर बिल्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी के या कोई भी बिल है, तो आपको नज़र आता होगा कि डिफरेंट शॉप्स पे लोग बैठे हैं जो इजी पैसा की सर्विसेज दे रहे हैं, जो जैज़ कैश की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। जबकि मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इनके लिए एक अलग ब्रांच होनी चाहिए। इन ब्रांचलेस बैंकिंग आउटलेट्स, ब्रांचलेस से ही नेम से वर्ड पता चल रहा है कि बैंकिंग सिस्टम का कोई सेटअप नहीं है। आउटलेट्स ऑफ नेटवर्क एजेंट कैन बी फाउंड इन रिटेल मार्केट्स। द एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय द SBB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द मोस्ट प्रो ग्रोथ प्लस प्रो पुअर एक्टिविटी दैट द ब्रांचलेस बैंकिंग कैन डू इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है कि एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कोई शानदार नहीं चल रही, ठीक है। They would not only increase financial dependency on economy but also likely to increase the access of credit constrained micro small entrepreneur formal finance which may contribute to the private sector led growth of the economy. A study report that at the aggregate level only 18% of Pakistan enjoy any kind of interface with the formal financial system. अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अगर मतलब देखा जाए, एक स्टडी की गई है और उसमें बताया गया है कि सिर्फ 18% ऐसे पाकिस्तानी हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बैंकिंग सेक्टर के थ्रू मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं, या मतलब जो भी क्या उसे कहते हैं, मेरे माइंड से वो वर्ड स्किप हो गया, मींस के बैंकिंग सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 18%। उसके बाद वो कह रहे हैं 10 माल नहीं, यहाँ पर कहाँ गया, सॉरी मैं देख लूँ ज़रा। ओके, एज अगेंस्ट 32 and 48% रिस्पेक्टिवली इन बांग्लादेश एंड इंडिया। ओके, more than half the population of Pakistan saves but only 10% entrust their saving to formal financial institution. The small entrepreneurs can use the branchless banking network against present in their market to deposit money in the bank account। ठीक है कि स्मॉल पोर्शन है इन सिंपल वर्ड के स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स जो से हैं वो बेसिकली ब्रांचलेस बैंकिंग नेटवर्क जो से हैं वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो फिर मतलब बैंकिंग सेक्टर की तरफ रुख करें। इन सम ब्रांचलेस बैंकिंग हैज़ ओपन अप न्यू, ये पता नहीं क्या, avenues which if tapped can give a boost to growth। ठीक है, ये यहाँ पर अब पता नहीं ये मिसिंग है वर्ड, अच्छा लिखा हुआ है कि बेसिकली कुछ ऐसी मतलब ब्रांचलेस बैंकिंग मतलब है सेटअप उनका कि जहाँ पर वो न्यू फीचर्स देते हैं जिसकी वजह से आप ठीक है कह सकते हैं ग्रोथ जो सी है वो बूस्ट कर रही है। लेकिन एक बैंक का होना और एक दूसरा सेटअप होना टू मच डिफरेंस है इसमें। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो यूज ब्रांचलेस बैंकिंग चैनल्स टू डिसबर्स फंड्स लाइक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ब्रांचलेस बैंकिंग हैज़ फास्ट ग्रो इन पाकिस्तान। ठीक है, अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की आई थिंक वो बात कर रहे हैं। अब इसका मुझे इतना ज़्यादा वैसे अंदाज़ा नहीं है, सिंध में ये ज़्यादा चलता है, पंजाब में भी वैसे है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है। अगर किसी बैंक को ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी गई है कि उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पर अगर आप लाइनें देखें तो आई थिंक सो कि टू मच डिफ़िकल्ट है। Branchless banking has fast grown in Pakistan. The installation of biometric devices helping in branchless banking। ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर अब बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो सी हैं वो डेफिनेटली फिर ब्रांचलेस बैंकिंग में ठीक है मतलब आपको इतनी आइडेंटिटी मतलब उनकी वो किससे हो जाती है, ये जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं इनसे हो जाती है। बाय 2016 मोर देन 6 मिलियन अकाउंट्स हैव बीन ओपन थ्रू दिस रियल टाइम पेपर फ्री अकाउंट ओपनिंग। ठीक है कि सिर्फ बायोमेट्रिक और इसके थ्रू बेसिकली 6 मिलियन अकाउंट्स ओपन किए गए थे। उसके बाद दे एयरटेल और ईजी पैसा। ठीक है, वही बात होगी कि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं जिन्होंने अब बैंकिंग सिस्टम को मतलब यह है कि अब मोबाइल के थ्रू ही किया। जैसे अब अगर ईजी पैसा का देख लें, ठीक है, उसके अलावा अस्करी बैंक है, ठीक है, उन्होंने भी मतलब ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप कर सकते हैं। यू फ़ोन पैसा है, UBL ओमनी है, ठीक है, हबीब बैंक्स हैं, HBL एक्सप्रेस है, इन सब ने अपनी मतलब अब ऐप्स लॉन्च कर दी हैं जो कि आप मोबाइल के थ्रू भी ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं।
फाइनेंशियल सिस्टम, ओके जी, इसमें इन सिंपल वर्ड उन्होंने यही बोला है कि फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री का है, वो मूव करता है, इकॉनमी स्केयर है, ज़ाहिर बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हैं, ठीक है, और मींस के लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं या लेते ज़्यादा हैं, इन दिस सेंस में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी ना सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर द इंस्टीट्यूशन थ्रू विच पीपल हु वांट टू सेव कैन डायरेक्टली सप्लाई फंड टू द पर्सन हु वांट टू बारो, ठीक है, कि बेसिकली ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें जो लोग अमाउंट सेव करना चाहते हैं वो अमाउंट दे देते हैं और जो लोग बारो करना चाहते हैं वो वहाँ से अमाउंट ले लेते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट इन अवर कंट्री आर द बॉन्ड्स सिक्योरिटी मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट, ठीक है, एक तो बॉन्ड्स वाला इसमें मतलब ऑप्शन आ जाता है और दूसरा स्टॉक मार्केट वाला। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ठीक है, बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच सेवर्स कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड फंड टू बोरर्स, ठीक है, मनी फ्लोज थ्रू द बैंक। ज़ाहिर बात है, बैंक के अंदर आप डिपॉजिट जमा करवा देते हैं, बैंक आगे फिर लोगों जिनको चाहिए होता है उनको बेसिकली दे देता है और फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मीन्स के इनडायरेक्टली आप लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इन पाकिस्तान, इसमें हमारे पास कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक आ जाते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। ये जस्ट सिंपल ये बताया हुआ है कि फाइनेंशियल सेक्टर कौन कौन से हैं बैंक मतलब पाकिस्तान के अंदर। बॉन्ड्स मार्केट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये ऐसी मार्केट होती है स्टॉक मार्केट जहाँ पर आप बॉन्ड्स की मतलब सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्कूक का यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स द गवर्नमेंट इशू इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स कॉल स्कूक, ठीक है, कि वो इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी बॉन्ड्स पे अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो जो सारा सेटअप होता है वो स्कूक कहलाता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स आर इस्टेब्लिश लाइक इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरफ से होती हैं, दे सेल शेयर्स टू द पब्लिक, ठीक है। स्टॉक मार्केट की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बेसिकली वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स लॉन्च कर देते हैं और उनकी प्राइस मतलब एक स्पेसिफिक रख देते हैं, ठीक है, लोग वो परचेज़ कर लेते हैं, जैसे जैसे वो मतलब कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसमें ग्रो करती है तो वो फिर प्रॉफिट की सूरत में रिटर्न कर लेती है, मीन्स कि वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी को मजबूर नहीं किया जाता। उसके बाद है बैंक से स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर एक स्मॉल रेस्टोरेंट आपने ओपन करना है या फिर एक स्मॉल रेस्टोरेंट्स मतलब जो भी ओनर है, ठीक है, वो चाहता है कि वो अपने बिज़नेस को मतलब एक्सपेंड करे तो वो बैंक से लोन लेता है। इट कैन नॉट सेल बॉन्ड्स और रेज फंड्स इन द बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का विजिट नहीं करेगा या उस तरफ नहीं जाएगा बल्कि उसे ये चीज़ बैंक से ईजिली मिल जाएगी। बिगर एंड वेल रेपुटेड कंपनीज लाइक शेल और मोबलिंग सेल शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट टू रेज फंड्स, ठीक है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ट्राई करती हैं कि वो मतलब जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है वहाँ पे शेयर सेल करें और फिर उससे जो भी फर्दर मींस इन्वेस्टमेंट को या बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं वो कर लें। बैलेंस शीट की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक साइड पे एसेट होता है, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और ये मैंने बताया था एसेट में आपके फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या क्या है। अब आपकी अगर बैलेंस शीट आप खुद बनाएं तो इसमें आपके पास आ जाएगा कि आपकी मलकियत में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपकी पे आ गई, ठीक है, वो आपका एसेट है, कैश है, ठीक है, आपका घर है तो वो भी आपका एसेट है, ठीक है, उसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट में जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट की हुई हैं वो भी आपके एसेट हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपने लोगों को पे करना होता है, ठीक है, लोगों ने आपको दिया होता है लेकिन वो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने वो वापस करना होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देख लें आप मतलब आपने जो कैपिटल यूज़ किया है बिज़नेस के अंदर उस पे आपने ज़ाहिर बात है कोई ना कोई अमाउंट देनी है, वो भी लाइबिलिटी है। जो लोगों ने डिपॉजिट किया है आपके पास अमाउंट, ठीक है, वो भी आपने उनको वापस करनी है। बोरिंग हो गई, ठीक है, जो आपने कर्जा लिया है वो भी आपने वापस करना है, ठीक है, तो ये सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये आपने वापस करनी ही करनी होती हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एंड इस्लाम, इस पे मेरा दिल है कि जस्ट एक ही बात पे हम इत्तेफाक करते हैं कि इंटरेस्ट इस्लाम में जायज़ नहीं है, ठीक है, और वही बातें इसमें बार बार उन्होंने एक्सप्लेन की होंगी लेकिन इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन निकलता हुआ तो वो इंशाल्लाह फिर हम देख लेंगे। इसके बाद इस्लाम इज़ चैम्पियन ऑफ वर्किंग क्लासेस एंड प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन अ सोसाइटी इंक्रीज द डिग्निटी ऑफ द कैपिटलिस्ट, ठीक है, कि बेसिकली इस्लाम वर्किंग क्लास को प्रमोट करता है, जो लेबर तबका है उसको प्रमोट करता है, जो दिहाड़ीदार हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लेबर की डिग्निटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर इंटरेस्ट की बात करें कि अगर सोसाइटी के अंदर इंटरेस्ट चल रहा है तो डेफिनेटली उससे जो कैपिटलिस्ट है मींस के जो एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या जो एक अपर क्लास है, ठीक है, उसको जस्ट फ़ायदा होता है। और
इंटरेस्ट तो वैसे इन सिंपल वर्ड कि वो जायज़ ही नहीं है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बाद भी मेरे ख्याल में ना काफ़ी रहता है अभी। हाँ जी, ये सेंट्रल बैंक आ गया। सेंट्रल बैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक ऑफ कंट्री। इट इज़ द सिंबल ऑफ फाइनेंशियल sovereignty ऑफ द कंट्री. इट इज़ द हेड ऑफ बैंकिंग मॉनेटरी सिस्टम. द प्रिंसिपल ऑन विच अ सेंट्रल एंड बैंक ऑपरेट्स आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, ठीक है। इसकी डिटेल जो सी है वो चैप्टर 13 में देखेंगे। लेकिन सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का एक मेजर बैंक। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली मतलब मॉनेटरी सिस्टम का या बैंकिंग सेक्टर का ऐसे कह लें कि वो हेड होता है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक आते हैं। और इट हैज़ नो प्रॉफिट मोटिव एंड वर्क्स ओनली फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली मतलब कि पूरे कंट्री का जो एक मतलब आप कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड कि नेशनली इंटरेस्ट पे काम करता है, ठीक है। इसमें ज़ाती प्रॉफिट पे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं होता। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज़ ओनली अ सेकेंडरी कंसिडरेशन, ठीक है। सेंट्रल बैंक का अगर आप ऐसे समझ लें कि जो सेकंड मोटिव होता है ना वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। इट डज़ नॉट कम्पीट विद अदर बैंक्स, रादर इट इज़ देयर सुपरवाइज़र। डेफिनेटली ये एक हेड होता है, ठीक है, बैंक्स का, लेकिन वही बात है कि इसकी कोई कंपटीशन नहीं होता दूसरे बैंक्स के साथ। इट फॉलोज एन एक्टिव पॉलिसी फॉर सेफगार्डिंग द कंट्री इकॉनमी फॉर विच इट इंजॉय वास्ट पावर, ठीक है। सेंट्रल बैंक मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आवाज़ आहिस्ता करो। ओके, उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले है नोट इशू मोनोपोली, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, ठीक है। स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि बेसिकली मतलब जो करेंसी नोट है ना वो सिर्फ सेंट्रल बैंक ही मतलब इशू करता है। अब यहाँ पर ये मतलब सामने आया तो मेरे माइंड में वो एक क्वेश्चन भी आपका आ गया कि कॉइन्स कौन इशू करता है, तो वो आपने मुझे याद भी नहीं दिलवाया था, लेकिन यह है कि अब मेरे माइंड में एक दफ़ा दोबारा क्लिक हुआ है, तो वीडियो एंड होते ही इंशाल्लाह मैं सर्च आउट कर दूँगी। ओके जी, मॉडर्न प्रैक्टिस इज़ टू इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमने मोनोपोली की बात कर ली है कि नोट इशू जस्ट सेंट्रल बैंक करता है। अब दो सिस्टम है नोट इशू करने के, फिक्स्ड फिर ये क्या वर्ड है, पता नहीं क्या वर्ड है, सिस्टम, और सेकंड है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अंडर फर्स्ट वाला अगर देखें, अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन इशू नोट्स अप टू सर्टेन लिमिट विदाउट कीपिंग एनी रिजर्व ऑफ प्रीशियस मेटल्स और फॉरेन करेंसीज, ठीक है। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट तो प्रिंट करता है, लेकिन इसमें कोई वो बैकअप में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड या फॉरेन करेंसी रखवानी होती है, वो नहीं रखते, ठीक है। बट इफ़ द बैंक इंटेंड टू इशू करेंसी ओवर एंड अबव दिस लिमिट इट हैज़ कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट एवरी नोट इशू, ठीक है। कि बेसिकली एक लिमिट लगा दी जाती है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 मिलियन नोट प्रिंट करना है, ठीक है। उस तक लिमिट ये है कि आपने कोई बैकअप पे गोल्ड का या फॉरेन करेंसी का रिज़र्व नहीं रखवाना। लेकिन आप 100 मिलियन से बेशक एक नोट भी ऊपर अगर प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उस पर फिर आपको रिज़र्व रखवाना ज़रूरी होता है हर नोट के ऊपर। उसके बाद सेकंड है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक कीप रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड फॉरेन करेंसी इन अ फिक्स प्रोपोर्शन अगेंस्ट इशू नोट। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने मतलब नोट्स प्रिंट आउट करने हैं, इशू करने हैं, तो फिर डेफिनेटली उस पर आपको मतलब फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड वगैरह बैकअप पे रखवाना होता है। मोस्ट करेंसीज फॉलो दिस सिस्टम हैज़ द मेरिट दैट इट फ्लेक्सिबल एंड सप्लाई ऑफ मनी कैन बी चेंज इजीली, ठीक है। ज़्यादातर मतलब प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ही अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें आपको बैकअप पे वही गोल्ड और फॉरेन करेंसी रखनी होती है, ठीक है, और मनी सप्लाई सारी फ्लेक्सिबल होती है इसमें। और जो पहला हमने सिस्टम पढ़ा है उसमें एक लिमिट होती है और लिमिट के बाद आपको बैकअप रखना होता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट एवरी सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के रोल क्या है, वो क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम देता है। एक तो यह है मैनी रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक रिसीव भी करता है अमाउंट और पे भी करता है। उसके अलावा कैश बैलेंस, टैक्स की जो रिसीव है, उसके अलावा जो पेमेंट्स हैं गवर्नमेंट की वो सारी डीलिंग करता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है गवर्नमेंट को। इसके अलावा गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी है, मॉनेटरी मैटर्स किस तरह मैनेज करना है, फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस से किस तरह निकलना है, इस सारे में। इसके बाद जो एक्सचेंज कंट्रोल है गवर्नमेंट का, उसके रूल्स भी यही प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMF और बाकी जितने भी अदारे हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट भी इसी के थ्रू किया जाता है। द गवर्नमेंट कंसल्ट द बैंक इन ऑल मैटर अबाउट मनी। फॉर एग्जांपल IMF से अगर आपने कर्जा लेना है तो आप पहले सेंट्रल बैंक से मतलब डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक पॉलिसी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अप्लाई करेंगे। उसके बाद है बैंकर्स बैंक। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर बैंक। इट कंट्रोल सुपरविजन रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक। ज़ाहिर बात है कमर्शियल बैंक को जो पॉलिसीज़ देनी होती हैं वो सेंट्रल बैंक की तरफ से ही होती हैं, ठीक है। वीकली तौर पर स्टेटमेंट दी जाती है एसेट की भी और लाइबिलिटीज़ की भी सेंट्रल बैंक को। इसके अलावा जो कैश रिजर्व्स हैं बैंक के वो भी मतलब उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास रखता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। उसके अलावा ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लॉ टू कीप अ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक एज कैश रिजर्व, ठीक है।
कि ये भी बेसिकली एक लॉ बनाया गया है या फिर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने एक डिपॉजिट का परसेंटेज है जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। प्रोवाइड दैम लोन्स बाय री डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा लोन्स वगैरह भी डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। It means that whenever the bank are short of funds and unable to get help from anywhere, it is the central bank which provide loans, bring them to out of trouble, ठीक है। कि कमर्शियल बैंक जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा मतलब उन्हें जब अमाउंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, तो फिर वो सेंट्रल बैंक से रिज्यू करते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स के मतलब कि वो लास्ट हल होता है उनके पास। क्लियरिंग हाउस, ठीक है। सेंट्रल बैंक आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस सिंस सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ अदर बैंक्स, इट कैन इजीली सेटल देयर म्यूचुअल पेमेंट्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के जितने भी अमाउंट है वो सेंट्रल बैंक अपने पास रिजर्व के तौर पे रखते हैं। म्यूचुअल पेमेंट्स होती है, जब चाहिए हो कमर्शियल बैंक ले लेते हैं और जब चाहिए हो दे देते हैं। उसके बाद कंट्रोलर या कस्टोडियन ऑफ मनी मार्केट, इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक इज़ द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंक लोन्स, ठीक है। नाउ डेज अ लार्ज पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई इज द कंट्री कंसिस्ट ऑफ बैंक एडवांसेस, ठीक है। Using different method like discount rate policy, open market of variation in reserve ratio, the central bank control volume of credit money supply, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, कि मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, डिस्काउंट रेट क्या होता है, पॉलिसीज़, ठीक है, रिजर्व की रेशो को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है मनी सप्लाई के हवाले से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, लार्ज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ बैंक एडवांसेस, ओके। उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ज़ाहिर बात है फॉरेन एक्सचेंज की जो भी करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, उसके चक्कर में आपको जितनी भी पे करनी होती है या अमाउंट लेनी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड आप कह सकते हैं, ठीक है, वो भी सेंट्रल बैंक के थ्रू ही डीलिंग होती है सारी। उसके बाद है नेशनल डेट मेक्स इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। राइज न्यू लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, द अकाउंट फॉरेन एड इज़ आल्सो मेंटेन बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। कि आप बेसिकली लोन्स वगैरह गवर्नमेंट के बिहाफ पे दे देते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई मतलब एग्रीमेंट कर देती है उस बिहाफ पे आप लोन दे देते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन अकाउंट्स की पेमेंट्स को भी मैनेज करता है। उसके बाद मॉनेटरी रिजर्व्स आर केप्ट इन सेंट्रल बैंक, रिजर्व्स आर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, वही जो बैकअप आपने रखवाना होता है मनी प्रिंट करते हुए। उसके बाद रोल इन इकनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि बेसिकली आपने जो इकनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अलावा किस तरह आप मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, पॉलिसी पे किस तरह अमल दरामद करना है, कौन से प्रोजेक्ट आपने मतलब लॉन्च करने हैं, किन पे अमल करना है, किन पे नहीं करना, ठीक है, उसमें भी सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे तो फंक्शन थे सेंट्रल बैंक के। अब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू ऑल दोज मेजर्स ऑफ सेंट्रल बैंक व्हिच आर अंडरटेकन इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है और मनी सप्लाई की बात करती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स की बात करती है, ठीक है। तो अब इसको भी सेंट्रल बैंक मोस्टली कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल टू अलाउ मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। इट इफेक्ट द कॉस्ट एंड एसेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ज़ाहिर बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करना है, इसमें भी मॉनेटरी पॉलिसी का अहम रोल होता है। मॉडर्न इकॉनमी की अगर बात की जाए तो कमर्शियल बैंक के जो ये क्या वर्ड है मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, द डोमिनेंट पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न बिजनेस, ठीक है। द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री इज वॉल्यूम मस्ट बी कंट्रोल, इफ़ द बैंक इशू द टू मच क्रेडिट मनी इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। जस्ट वही बात अगेन रिपीट की हुई है कि मनी सप्लाई को अगर ज़्यादा इशू कर दिया जाए, ठीक है, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो ज़ाहिर बात है वो इन्फ्लेशन का बाइस बनेगी। ऑन द अदर हैंड कंट्रोल ओवर द मनी कैन डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर मतलब मनी सप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो उससे हमने बात की थी कि डिफ्लेशन आएगा, डिफ्लेशन आएगा तो फिर डेफिनेटली उससे डिप्रेशन से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जो किसी मतलब एक बीमारी का नाम है, ठीक है, लेकिन इकॉनमी की बीमारी आप कह सकते हैं ये डिप्रेशन। और इसकी 4 फेजेस बिजनेस साइकिल के आते हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन होता है और एक बूम होता है, एक पीक होता है और एक और होता है, अब उसका माइंड से मेरे नाम स्किप हो गया। तो उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल बैंक क्रेडिट इज़ इंट्रस्टेड टू द सेंट्रल बैंक, कि बेसिकली सेंट्रल बैंक जो मनी के हवाले से मतलब जो क्रेडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या कंट्रोल बैंक क्रेडिट जो आपने लोन्स वगैरह लेने देने हैं उसको भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव है इसके क्रेडिट कंट्रोल के, पहले है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए, सेकंड है इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखा जाए, फिर है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की जाए,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो और प्राइस लेवल कंट्रोल हो। ठीक है, ये क्रेडिट कंट्रोल की ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हम इन 5 चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर सकें। सेंट्रल बैंक यूज़ फॉलोइंग मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट। पहला है क्वांटिटेटिव कंट्रोल, जिसमें हमारे पास डिस्काउंट रेट पॉलिसी आ जाती है, कोई डिस्काउंट गवर्नमेंट दे देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बॉन्ड्स की सेलिंग परचेजिंग, जो हमने कहा था कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है। रिज़र्व रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्रेडिट रेशनिंग आ जाती है। इनकी डेफिनेशंस आपने गूगल से सर्च करनी है। ठीक है, कि रिज़र्व रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है, ठीक है, डिस्काउंट रेट पॉलिसी क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। डेफिनेटली एक दफ़ा हम चीज़ें शेयर तो कर चुके हैं, लेकिन ना इसको फिर भी आपने गूगल करके इनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखनी है। क्वालिटेटिव कंट्रोल कौन सा है कि आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स हैं, उनमें चेंजिंग कर लो। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, लॉज चेंज कर सकते हैं। मोरल प्रिशियंस, ये अब पता नहीं क्या वर्ड है। ठीक है, इसको भी आपने सर्च करना है, या फिर आप मुझे ना इसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा, मैं इसको 1 बाय 1 सर्च करके ना फिर शेयर कर दूँगी। पब्लिसिटी डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रेट पॉलिसी। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने अब एक्सप्लेन कर ही दिया है इनको, चलें थोड़ा सा रह गया, करते हैं इसको। कहाँ गया? डिस्काउंट रेट पॉलिसी की बात की जाए तो ये बेसिकली डिस्काउंट रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वी सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, डिस्काउंट रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीन्स कि हम वैसे तो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करना होता है उस पर सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट मतलब चार्ज करता है। सेंट्रल बैंक चेंज डिस्काउंट रेट इफ़ इमीडिएटली इफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स एंड लोन इशू बाय दैम। सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट इसलिए चेंज करता है जब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लोन इशू करते वक्त टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकॉनमी इट लोअर डिस्काउंट रेट। ठीक है, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना हो तो डेफिनेटली डिस्काउंट रेट को डिक्रीज़ करना होता है। ठीक है, दिस स्टेप इनकरेज कमर्शियल बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ज़ाहिर बात है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो मतलब डिस्काउंट रेट कम होगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक इनकरेज होंगे कि वो परचेज़ करें, सेंट्रल बैंक से ज़्यादा अमाउंट लोन में ले सकें। द बैंक आल्सो लोअर देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इनकरेज पीपल टू बोरो मोर। इधर से फिर क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं वो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट लो करते हैं ताकि लोग ज़्यादा बोरो कर सकें। द रिजल्ट इज़ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जिससे ऑटोमेटिकली क्या मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सेंट्रल बैंक डिज़ायर टू रिड्यूस मनी सप्लाई, अब ये एक मैकेनिज्म चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर दे तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ा देगा। डिस्काउंट रेट बढ़ाएगा तो ज़ाहिर बात है कमर्शियल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से लोन कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो डेफिनेटली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी, क्या रिलेशन था इनका, दिमाग घूम गया वैसे मेरा, तो प्राइस लेवल भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। अच्छा ये है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ ना डिस्काउंट रेट पॉलिसी में तो बेशक पूछ लीजिएगा, सही है, लेकिन है तो एक सीधी सीधी बातें, लेकिन फिर भी आई नो के कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन की ऑलरेडी हमने बात की थी। सेलिंग मतलब सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट को भी सिक्योरिटी सेल कर देती है या बॉन्ड्स वगैरह की सेलिंग परचेजिंग होती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन भी यूज़ किया जाता है। ठीक से इसकी एग्जांपल इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई बढ़ानी हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से बॉन्ड्स परचेज़ कर लेती है। ठीक है, बॉन्ड्स परचेज़ करेगी, लोगों के पास कैश चला जाएगा, कैश जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई कम करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड्स परचेज़ नहीं करेगी बल्कि बॉन्ड्स को सेलिंग पे लगा देगी। जब सेल होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला सिस्टम चलता है। वेरिएशन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, एवरी मेंबर बैंक कीप्स अ परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आया है उसकी कुछ रेशो आपने मतलब सेंट्रल बैंक के पास रखवानी होती है। व्हेन द सेंट्रल बैंक डिज़ायर टू डिक्रीज़ मनी सप्लाई, अब सेंट्रल बैंक अगर चाहता है कि मनी सप्लाई को हमने डिक्रीज़ करना है तो क्या करेगा, वो रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 मिलियन रुपीज़ किसी ने रखवाए हैं, अब पहले कमर्शियल बैंक उसका 20% सेंट्रल बैंक को दे रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो गवर्नमेंट वो रिजर्व रेशो बढ़ा देगा, वो 30 कर दे 40 कर दे, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, इन दिस वे द बैंक आर लेफ्ट विद लेयर अमाउंट टू लैंड
ठीक है, लीजर अमाउंट टू लैंड इफ़ द सेंट्रल बैंक फील्स द मनी सप्लाई शुड बी एक्सपेंड इट लोअर द रिजर्व रेशो। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये आपने रिलेशनशिप याद रखने हैं। ठीक है, समटाइम पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि वेरिएशन रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू मनी सप्लाई किस तरह कंट्रोल होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू किस तरह कंट्रोल होती है, डिस्काउंट रेट के थ्रू किस तरह कंट्रोल होती है। तो अभी तो ये चीज़ें हमें नॉर्मल रख रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इन्हीं के थ्रू पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, बैकअप पे मतलब ये चीज़ें होती हैं। क्रेडिट रैशनिंग, समटाइम द सेंट्रल बैंक फिक्स द लिमिट अप विच इट कैन गिव लोन्स टू इट्स मेंबर बैंक्स। दिस स्टेप इज़ यूजफुल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। गवर्नमेंट क्या करती है कि क्रेडिट रैशनिंग कर देती है, मीन्स कि एक लिमिट लगा देती है कि हम आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जाहिर बात है उससे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है व्हेन अ बैंक एक्सपेंड लोन अगेंस्ट अ सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सटेंड लोन्स अगेंस्ट अ सिक्योरिटी इट कीप्स अ मार्जिन। For example, it give less amount the value of security. When the central bank want to reduce the money supply, it asks the member bank to increase marginal requirement. In this way, amount of loans decrease. कि बेसिकली जब बैंक चाहते हैं ना कि मतलब जो भी अमाउंट उनके पास है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करें। ठीक है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, मीन्स कि जो भी सिक्योरिटी आप बैंक के पास रखवाते हैं तो उस पर एक मार्जिन रख देती है। ठीक है, अब क्या होता है, इट गिव लेस अमाउंट दैन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब जो भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई है तो बैंक आपको उस सिक्योरिटी से कम अमाउंट देगा। ठीक है, तो इसी तरह जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो सेंट्रल बैंक ने, तो वो मेंबर कंट्रीज़ को क्या करता है, उनकी मार्जिन बढ़ा देता है। ठीक है, जब मार्जिन बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली लोन्स फिर वो कम लेंगे। कैसे कम लेंगे, ज़ाहिर बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक कोई भी है, उसके पास गया और उसने वो मकान अपना जिसे आप कहते हैं गिरवी रखवा दिया है। ठीक है, अब उसके बदले आपको अमाउंट जो है वो बिल्कुल एक मार्जिन के हिसाब से दे दी गई है। ठीक है, जो कि उस घर की पेमेंट से कम है। ज़ाहिर बात है, अब आपकी मजबूरी थी, आपने ले लिया। इसी तरह सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो ना, तो कमर्शियल बैंक को एक लिमिट लगा देता है, मार्जिन लगा देता है। ठीक है, चाहे कमर्शियल बैंक आपके पास ज़्यादा अमाउंट भी रखवाए, लेकिन आप कमर्शियल बैंक को बिल्कुल नॉर्मल सी एक मार्जिनल सी अमाउंट दे देते हो, जिससे ज़ाहिर बात है फिर कमर्शियल बैंक कहता है कि इससे अच्छा लोन ले ही ना। उसके बाद है मॉरल परसुएशन, पता नहीं वैसे ये क्या वर्ड है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ओके, द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्सरसाइज मोरल pressure so that the banks do not act against the interest of the country. ठीक है, being the head of bank system it regulate advise and guide the member bank to follow a particular policy for loan. ये जस्ट आप सिंपल कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है कि कुछ प्रेशर डाल देता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो बेसिकली जो भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चल रही होती है उस पर फिर वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, और उसके अलावा जो भी मतलब सेंट्रल बैंक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करता है उसी पे आपने लोन्स की सेलिंग परचेजिंग करनी होती है। ठीक हो गया, इसमें जस्ट सिंपल मेरे ख्याल में यही कंसेप्ट है। पब्लिसिटी है जी, सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स पब्लिसिटी अबाउट इट्स पॉलिसी, अदर बैंक्स रियलाइज द मॉनेटरी नीड्स ऑफ द कंट्री। स्टेट बैंक पाकिस्तान इशूज वीकली स्टेटमेंट ऑन मनी एंड बैंकिंग पोजीशन। ज़ाहिर बात है, अब आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं आपने उसकी पब्लिसिटी भी करनी है। ठीक है, अगर आपकी किसी पॉलिसी से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो आपने पब्लिकली उसको मतलब अनाउंस करना है, पब्लिसिटी करनी है। तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, डिफरेंट वेज यूज़ करता है। जैसे अब वीकली स्टेटमेंट दे देता है मनी की या बैंकिंग पोजीशन की। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट इफ़ some bank refuses to act in accordance with the policy of central bank, it takes direct action against the bank. It can impose fine and penalty. It no more accommodation such a bank. कि अगर कुछ बैंक सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब मेथड अप्लाई नहीं करते, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो उनको फिर फ़ाइन और पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, वो डेफिनेटली उन्होंने पे करना होता है, या फिर सेंट्रल बैंक मतलब उनको बिल्कुल ही साइड पे कर देता है। ओह माय गॉड, फाइनली एंड हो गया चैप्टर। ठीक है, तो अब मुझे याद आ रहा है कि हमने तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी करने थे, बट आज के लिए मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 6 स्टार्ट करना है या फिर ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो चैप्टर के साथ साथ पूछ लिया करें, ताकि वो फिर आसानी रहती है। बाद में जब हम वो डिस्कस करते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी होती है। सो एनीवे जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।